Today I am going to discuss about cell injury part 2. First of all, I just give you a briefly introduction about what of the topic being covered in next few minutes. पहले हम एपोप्टोसिस पढ़ेंगे. एपोप्टोसिस के 2 पाथवेज हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स एंड पायरोप्टोसिस भी पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Apoptosis means falling of leaves. Caspase dependent programmed cell death controlled by gene affects single cell और small group of cell. हमें पता है कि प्रोग्राम सेल डेथ है, बट कैस्पेड डिपेंडेंट है वो नहीं पता. बट हम ये पढ़ेंगे आगे जाके, आप सबको पता चल जाएगा कि क्यों ये कैस्पेस डिपेंडेंट है. Genes associated with apoptosis: pro-apoptotic genes, anti-apoptotic genes and sensors. पहले देखते हैं pro-apoptotic genes. पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि कैस्पेस मीन्स, कैस्पेस क्या है. तो एक प्रोटीज एंजाइम है. प्रोटीज एंजाइम प्लेइंग एसेंशियल रोल इन प्रोग्राम सेल डेथ. They are named caspases due to their specific cysteine protease activity. ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि क्यों ये कैस्पेस डिपेंडेंट है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रो एपोप्टोटिक जीन्स में कौन कौन से जीन है वो देखते हैं. प्रो एपोप्टोटिक जीन्स मीन्स कॉजिंग एपोप्टोसिस, मीन्स सपोर्टर्स है, मतलब एपोप्टोसिस को प्रमोट्स करते हैं. उसमें कौन कौन से जीन है? बैक जीन, बैक्स जीन, P53 genes is most important, corticosteroid and BCL-XS और promotes apoptosis. most तो P53 जीन है, उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ P53 जीन, ये क्रोमोसोम्स है. ओके, ये P आर्म एंड ये Q आर्म है. ओके, तो P53 जीन की लोकेशन 17th क्रोमोसोम एंड P53 जीन ट्यूमर सप्रेशन जीन है और ये शॉर्ट आर्म P शॉर्ट आर्म में देखने को मिलता है. ओके, इसकी लोकेशन है. तो यहाँ पे है BCL-XS. उसका मीनिंग क्या है, मतलब वो एंटी एपोप्टोटिक है या प्रो? तो प्रो एपोप्टोटिक है. तो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ. तो ये BCL-X प्री mRNA है ये. तो वो जीन में ये सेकेंड एंड ये थर्ड, ये जीन की लोकस है. अगर हम ये SSO have emerged as a class of antisense therapeutic that modulate alternative splicing by hybridizing to the pre-mRNA splice sites. Okay, so SSO का नेम है splice switching oligonucleotide. so BCL-XL है वो एंटी एपोप्टोटिक है एंड BCL-XS है वो प्रो एपोप्टोटिक है. ओके,
अगर P53 म्यूटेशन हो जाता है या अल्टर्ड हो जाता है तो कॉज कैंसर। वो सिंड्रोम को कौन सा सिंड्रोम कहते हैं? ली फ्राउमेनी सिंड्रोम। ये BCL-XL है, ये XS है, ये स्प्लाइस टू एक्सप्रेस एंटी एपोप्टोटिक एंड प्रो एपोप्टोटिक बोथ। पर हमें अब पता चल गया कि एंटी एपोप्टोटिक है BCL-XL एंड प्रो एपोप्टोटिक है BCL-XS। ओके, एंड ये SSO क्या है? स्प्लाइस स्विचिंग ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। और अब हम बात करते हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। BCL2 जीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। BCL-XL, अभी हमने बात की थी BCL-XL एंड BCL-XS। MCL1 जीन एंड सेक्स स्टेरॉइड्स एंड inhibitors apoptosis। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, एपोप्टोसिस के अगेंस्ट ये वर्क करता है। एंड BCL का फुल फॉर्म क्या है? बी सेल लिम्फोमा। एंड MCL का माइलिन सेल ल्यूकेमिया। सेक्स स्टेरॉइड्स कौन कौन से है? उसका दूसरा नाम भी है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोस्टेरॉइड्स। ये स्टेरॉइड्स में इस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन्स, एड्रोजन्स हो सकते हैं। ओके, अब ये बी सेल लिम्फोमा, मैंने जो बताया बी सेल लिम्फोमा, तो lymphomas affecting B cell. Lymphomas are blood cancer in lymph nodes. B cell lymphoma include both Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. Lymphomas mutation and change occur within a lymphocyte WBC, causing abnormal cell to replicate faster than a normal or live longer than normal lymphocyte. ओके, लिम्फोसाइट्स है ना, वो अल्टर या म्यूटेशन हो जाता है तो है ना लिम्फोमास बनते हैं। सो ये MCL1 क्या है? माइलॉइड सेल ल्यूकेमिया 1। ये जीन्स है एंड इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो कैंसर ऑफ द ब्लड और बोन मैरो विथ एक्सेस इमेच्योर WBC, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमियास इंटरफियर करते हैं विथ प्रोडक्शन ऑफ WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ओके, एंड BCL2 जीन है, यहाँ देख सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है, वो ऑलवेज फॉलिकुलर लिम्फोमा है। सो कैंसर दैट अफेक्ट WBC कॉल्ड लिम्फोसाइट्स एंड WBC अफेक्ट फॉलिकुलर लिम्फोमा इज अ नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। एंड जो MCL1 जीन है वो रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के लिए अगेंस्ट है एंड some powerful chemicals to kill fast growing cell in your body treat cancer, but MCL1 gene is resistant to chemotherapy। अब हम बात करते हैं सेंसर्स। बीम जीन्स, बीड जीन्स, पोमा जीन्स, नोक्सा जीन्स बैलेंस करते हैं एपोप्टोसिस को, संतुलन करते हैं। बीम जीन्स का फुल फॉर्म है BCL2 लाइक प्रोटीन 11 एंड बीट जीन्स का फुल फॉर्म है BH3 इंटरैक्टिंग डोमेन। पूमा जीन का फुल फॉर्म है P53 अपरेगुलेटेड मॉड्यूलेटर ऑफ एपोप्टोसिस। ओके, अभी मैंने बताया BCL2 जीन्स इज ऑलवेज follicular lymphoma, means non-Hodgkin's lymphoma. Okay, and MCL1 genes always develop of resistance to chemotherapy,
एपोप्टोसिस अफेक्ट सिंगल सेल और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल. पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस वो फर्स्ट डीएनए डैमेज, obstruction, salivary glands and pancreas, viral infection of hepatocytes, councilman bodies and apoptotic bodies. So patient having infection of the liver by hepatic virus, let's say hepatitis B virus, so going to be destruction of hepatocytes. Okay. And transplant rejection, graft versus host disease. What is the transplant rejection? By the recipient immune system which destroy the transplanted tissue, can be by determining the molecular donor and recipient by using immunosuppressant drug after transplant. So recipient ब्लड ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेशर की ड्रग्स लेता है, मेडिसिन लेता है, सो रिजेक्शन हो जाता है, मीन्स उसको ही कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. एंड सेकंड है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज. ओके, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज में अ कंडीशन दैट occurs when donor bone marrow or stem cell attack the recipient any time after a transplant. So डोनर के जो बोन मैरो और स्टेम सेल जो रेसिपिएंट के अंदर है, सो आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद वो अटैक करेंगे. सो उसको ही कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज. एंड फिफ्थ है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. तो उसमें रॉड्स है, कॉन्स है एंड एक्सेसिव एपोप्टोसिस ऑफ रॉड्स. रॉड्स मीन्स डीम लाइट विजन, रात को डीम लाइट विजन, नाइट विजन, वो डीम दिखाई देता है. एंड कॉन्स मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विजन. कॉन्स मीन्स कलर. ये न्यूमोनिक है. रोड से आप रात याद रखोगे और कौन से कलर. एंड एक्सेसिव एपोप्टोसिस ऑफ रोड्स प्रेजेंट इन नाइट ब्लाइंडनेस. रोड्स ऐसे होते हैं एंड कॉर्न टाइप होते हैं ऐसे. सो ये मैं आपको दूसरे अलग वीडियो में इसकी थ्योरी समझाऊंगी. इसको कहते हैं रॉड्स और स्क्रोटोपिक विजन. एंड इसको कहते हैं कॉन्स और फोटोपिक विजन. ओके, पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस. उसके दो पाथवे हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे क्यों कहते हैं वो अब आपको समझ आ जाएगा. ओके, सो ये सेल है, ये पूरा सेल है. इसके अंदर ये जो है ये आपको पता है कि क्या है. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. एंड ये जो रिसेप्टर दिख रहे हैं वो BCL2 रिसेप्टर है. एंड ये साइटोक्रोम C अंदर है, माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर है. जब तक ये ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल है तब तक BCL2 नंबर है वो माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहेगा. जब तक BCL2 मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है वो साइटोक्रोम को लीक नहीं होने देगा. बट ग्रोथ फैक्टर लो है, DNA डैमेज है और सेल में कोई स्ट्रेस है, ये तीनों कंडीशन है, तो BCL2 का एक्सप्रेशन है
वो लो हो जाएगा। इफ BCL2 लो हो जाएगा, ग्रोथ फैक्टर लो है तो BCL2 लो है। अब BCL2 भी लो है तो वो साइटोक्रोम C को लीक होने देगा, लीक हो जाएगा। ओके, ये बैक्स एंड बैक जीन है, वो उसका नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन के अंदर जो छेद कर रहे थे ना, ये बैक्स एंड बैक जीन, वो माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर छेद कर रहे थे क्योंकि साइटोक्रोम बाहर आने के लिए। बट BCL2 ऐसा नहीं होने देना था, बट BCL2 ही कम हो गया। सो बैक और बैक्स जीन इंक्रीज हो गया। सो साइटोक्रोम वो साइटोप्लाज्म में लीक हो जाएगा। मीन्स यहाँ साइटोक्रोम लीक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम C है ही, सो बाहर आ जाएगा तो साइटोप्लाज्म में लीक हो जाएगा। तो साइटोक्रोम C है वो एक फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ये जो बाहर साइटोक्रोम C आ गया वो एक फैक्टर को एक्टिवेट करता है, उसका नाम है APAF, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। ओके, एंड देन ये साइटोक्रोम C है जो एक्टिवेट करता है APF1 फैक्टर को। सो 6 मॉलिक्यूल को एक साथ ले आएगा। जो APF1 है वो साइटोक्रोम के 6 मॉलिक्यूल को एक साथ ले आएगा एंड हेक्सामर बनाएगा। तो उससे क्या बनेगा? एपोप्टोसोम। ओके, एपोप्टोसोम बनेगा। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, और ये जो ऐसे करके है ना यहाँ ब्लू कलर का, वो एक रिसेप्टर है, और इसके ऊपर रेड कलर का है वो फेस लाइगेंड एंड TNF अल्फा है, मतलब कोई एंटीजन है। और ये जो गोल राउंड है यहाँ पे ये फेड है, फेस एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ओके, इसका नाम है। एंड ये रिसेप्टर मैंने अभी आपको बताया ना, ये रिसेप्टर उसका खुद का नाम यही है, TNF रिसेप्टर, फेस रिसेप्टर। एंड फेस रिसेप्टर का सेकंड नेम है CD95। ओके, एंड जब ये फेस लाइगेंड एंड TNF अल्फा बाइंड होता है तो एक साथ बाइंड हो जाते हैं। तो ये तीनों रिसेप्टर एक साथ हो जाते हैं। देखो ये तीनों एक साथ हो गए, सो ट्राइमेराइजेशन बना देते हैं। एंड सो ट्राइमेराइजेशन है तो प्रोकैस्पेज 8 में से प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेशन हो जाएगा, ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव हो जाएगा। स्पेस 8 है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अंदर प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर जब ट्राइमेराइजेशन होता है तो ये अपने आप एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ये कैस्पेज 8 एक्टिवेशन हो जाता है। ये इनिशियल कंडीशन है। ज़्यादा तो मतलब कैस्पेज 8 है ये एनिमल में प्रेजेंट है, एंड कैस्पेज 10 है ये ह्यूमन में प्रेजेंट है। फिर से हम इंट्रिंसिक पाथवे देखते हैं। हमें पता चल गया कि ये माइटोकॉन्ड्रियल में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, जब ग्रोथ फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा BCL2 डिक्रीज हो जाएगा, तो BCL2 रिप्लेस बाय BAK एंड बैक एंड बैक जीन। सो माइटोकॉन्ड्रियल की परमिलिबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी, सो इंक्रीज साइटोक्रोम C इन साइटोप्लाज्म, इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ APF1
जीन, एंड उसका नाम मैंने बताया था एपोप्टोटिक एक्टिवेशन फैक्टर 1, एंड इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस 9, कैस्पेस 9 एक्टिव हो जाता है, फिर स्टिमुलेट कैस्पेस 3, 6, 7 एंड देन इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएस एंड एंडोन्यूक्लियस, मीन्स डैमेज कर देता है प्रोटीन को, प्रोटीनियस को, एंड एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियस डीएनए को डैमेज कर देता है। अगर न्यूक्लियस एंड डीएनए एंड प्रोटीएस डैमेज हो जाता है तो सेल डेथ हो जाती है। एक्सटेंसिंग पाथवे में फेज लाइगेंड एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज होता है इन सिवरल डैमेज में, तो फेज लाइगेंड एंड टीएनएफ अल्फा एंड फेज लाइगेंड टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर ट्राइमेराइजेशन होने के बाद एक्टिवेशन ऑफ फेज एसोसिएटेड डेथ डोमेन प्रो कैस्पेट 8 से कैस्पेस ए, प्रो मीन्स इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, एंड इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस 3, 6, 7। सो ये कंडीशन है, ये प्रो कैस्पेस से कैस्पेस 8। सो कैस्पेस 8 यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये ना, ये फिर से स्टेप होगा यहाँ पे जो APAF1 एक्टिवेशन हुआ, इन एक्टिवेशन ज़्यादा हुई तो इंक्रीज कैस्पेस, उसकी भी एक्टिविटी मतलब इंक्रीज हो गई। सो ये है ना प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंड उसके अंदर मीन्स इनसाइड द प्रेजेंट ऑफ सिस्टीन कंटेनिंग प्रोटीएज एंजाइम, एंड ये वहाँ एक अटैक करते हैं जहाँ एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो कैस्पेस से हम एस्पार्टिक एसिड का नाम याद रखेंगे। सो ये कैस्पेस है, सी से सिस्टीन कंटेनिंग, इनसाइड मैंने बोला सिस्टीन है इसके, सिस्टीन कंटेनिंग, एंड एज मीन्स प्रोटीएज, एंड ASP एस्पार्टिक एसिड। ओके, कैस्पेस के बारे में मैंने आपको बताया है। Caspase means protease enzyme playing essential role in program cell death. Okay. So cysteine containing, मैंने आपको बताया था caspase due to their specific cysteine protease activity. Cysteine containing and protease acting at aspartic acid residues. एंड इंट्रेंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में इनिशिएटर कैस्पेस 9 के स्पेलिंग में IN है, इन मतलब इंट्रेंसिक पाथवे, एंड एग्जीक्यूशनर कैस्पेड मीन्स कैस्पेस 3, 6 एंड 7। यहाँ पे देख सकते हो स्टिम्युलेशन कैस्पेस 3, 6 एंड 7, तो इसको ही कहते हैं एग्जीक्यूशनर कैस्पेस। एंड सेकंड है एक्सट्रेंसिक पाथवे इनिशिएटर कैस्पेड इज कैस्पेस 8। ओके, 8 में EI एक्सट्रेंसिक पाथवे हुआ, एंड एग्जीक्यूशनर कैस्पेस 3, 6, 7 मैंने बताया। यहाँ से कैस्पेस एक्टिव होने के बाद स्टिमुलेशन ऑफ 3, 6, 7 यही पाथवे सेम यहाँ पे होगा। ओके।